गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 20 जुलाई है और 20 जुलाई का जो हिंदू एडिटोरियल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ये एक छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस ऑफिसर का लिखा हुआ है। और ये भी बता दूं आपको कि ये जो एक घटना हुई थी तमिलनाडु में, जिसमें पुलिस की कस्टडी में बाप और बेटे दोनों की डेथ हो गई थी, ये उसी से रिलेटेड है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक या दो हम एडिटोरियल और भी कर चुके हैं और इससे ये बात सामने आ रही थी कि जो पुलिस टॉर्चर है वो बंद होना चाहिए और पुलिस की कस्टडी में मौतें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरह से ये पुलिस का पक्ष रखेंगे, पक्ष लेंगे नहीं बोला मैंने। हाँ, यू हैव टू चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुलिस का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा इस आर्टिकल को पढ़ के कि ये पुलिस का पक्ष रख रहे हैं, ठीक है ना। पुलिस वाले उसको अपनी नज़र से देखते हैं कि उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, तो हमको भी हर चीज़ को हर नज़रिए से देखना होता है, ठीक है। एनीवे, तो इसको पढ़ते हैं। मेन मुद्दा तो हमारा इसमें है, हमारे इंग्लिश को ठीक करना है कि हमारी इंग्लिश ठीक हो, ठीक है ना। मेन मुद्दा तो यही है। चलिए मेरे साथ पढ़िए इसको। शीर्षक इसका है वाई ए सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ। एक जो घटनाएं जो हो गई है तो उसको देखते हुए ऐसा मतलब कई बातें चल रही होंगी कि एक नया एंटी टॉर्चर लॉ लाया जाना चाहिए। टॉर्चर का मतलब यातना, तो एंटी टॉर्चर लॉ का अर्थ क्या हुआ? जो पुलिस द्वारा यातनाएं दी जाती हैं और कई लोगों को उसमें मौत हो जाती है, तो उसके लिए अलग से एक लॉ बनाया जाए। वैसे लॉ ऑलरेडी है हमारे देश में, तो यही इसका शीर्षक है। तो वो पूछ रहा है कि क्यों, क्या ज़रूरत है एंटी टॉर्चर लॉ की अलग, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी नियम हैं। और इसका जो सब टाइटल है वो है द नीड ऑफ द आर। द नीड ऑफ द आर का अर्थ होता है कि समय की मांग है। इज़ टू इम्प्लीमेंट कर लागू करना द एग्जिस्टिंग रिकमेंडेशंस। एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में आपने लोगों ने सिफारिश की है, कई कमीशंस ने, चाहे पुलिस कमीशंस हों, लॉ कमीशंस हों, तो भी आवश्यकता इस बात की है कि जो विभिन्न अलग अलग कमीशंस, आयोगों ने जो अपनी सिफारिशें की हैं वर्तमान में, उनको लागू किया जाए। तो इसको पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, हेडिंग और सब हेडिंग को देख के, कि मसला किसके ऊपर होगा। चलिए मेन उस पर आते हैं और एक एक सबको सीखते हैं। एग्जिस्टिंग, आपको मैं जब पिछली बार भी मैंने कहा था और उससे पहली बार भी कह रहा था आपसे कि देखो कितने सारे इसमें आपके नॉन फिनाइट वर्ब के इस्तेमाल होते हैं। तो जो आपको वर्बल फॉर्म नज़र आती हैं और वो वर्ब नहीं है, तो सारी से सारी, चाहे वो इन्फिनेटिव हों, देखो मतलब इसलिए एक इंग्लिश के विद्यार्थी को, उनको ये नॉन फिनाइट वर्ब्स बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। हर जगह आपको नजर आएंगे। देखो आप, टू इम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव है, ये नॉन फिनाइट है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है। द एग्जिस्टिंग, ये भी आपका नॉन फिनाइट है। तो पढ़ते रहने से और इनको इकट्ठा करते रहने से पता लग जाएगा आपको कि नॉन फिनाइट वर्ब का इस्तेमाल रिटन और स्पोकन इंग्लिश में कितना किया जाता है। एंड देयरफॉर वी मस्ट मास्टर इट। और मेरे ख्याल से मैंने इसका पूरा बहुत लंबा थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है, और इसके 3-4 तो मेरे ख्याल से मैंने कम से कम आपको दिए होंगे वीडियो, ठीक है। चलिए अब ये शब्दों का चुनाव देखिए आपका। वो मैंने आपको कहा वो छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने एलिज्ड वर्ड का इस्तेमाल किया है। कोई ऑर्डिनरी आदमी होता तो एलिज्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, वो सीधा कहता कि भाई सतनकुलम में, जो आपके तमिलनाडु के एक टाउन में, फादर सन ड्यू का टॉर्चर हुआ। इसका मतलब वो अभी भी नहीं मानते हैं कि शायद टॉर्चर हुआ है। पुलिस वाले हैं ना, इसलिए मैंने कहा था वो पुलिस का पक्ष रखेंगे, पुलिस का पक्ष नहीं ले रहे हैं। एलिज वर्ड का अर्थ क्या होता है? एलिज वर्ड का अर्थ होता है तथाकथित। इसका इस्तेमाल अपन किसी दूसरे लोगों के कमेंट से बचने के लिए करते हैं। तो उसका अर्थ होता है कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा गया है। तथाकथित का अर्थ ये होता है एलिज्ड, है ना। एलिज का अर्थ होता है एज रिपोर्टेड, ये इसका मीनिंग होता है, एज रिपोर्टेड, एज बीइंग सेड, जैसा कहा जा रहा है।
सबके अर्थ आने चाहिए आपको, क्योंकि इसमें ये तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन कभी ऐसे कोई केस हो सकता है जिसमें आपने कहा कि ही मर्डर्ड हिज वाइफ, या ही इज़, मैं इसको एलिज इस्तेमाल करना है इसलिए थोड़ा सेंटेंस चेंज कर रहा हूँ, ही इज़ इन्वॉल्व इन हिज वाइफ्स मर्डर, आपने ऐसे किसी के बारे में कहा, तो वो आदमी आपको कोर्ट में ले जा सकता है। और अगर आपने प्रूव नहीं किया कि वाकई ये आदमी अपनी वाइफ के मर्डर में शामिल था, तो आपको हर्जाना देना पड़ सकता है, ध्यान रखना आप। लेकिन आपने कहा कि ना आपका ही इज़ एलिजली, तो यहाँ पर आपको एडवर्ब चाहिए क्योंकि आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एलिजली होगा आपका। इन्वॉल्वमेंट होता तो आप एलिस्ट कहते, दैट्स राइट। तो अब आपके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने तो वर्ड लगा दिया एलिजिडली। तो एलिजिडली का अर्थ होता है तथाकथित रूप से, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ना आपका है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा एज बीइंग सेड, एज बीइंग रिपोर्टेड, एज रिपोर्टेड। आई होप इट इज़ क्लियर। वैसे ये वर्ड बना हुआ है एलिस से, और एलिस का अर्थ होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ये वर्ब है, और उसका मीनिंग होता है टू एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ये एलिज दैट ही स्टोल माई मनी, ही स्टोल हिज मनी, व्हाटएवर, जो भी आपने बोलना। टॉर्चर आपको पता है, यातना, तो वो कहता तथाकथित जो फादर सन का जो जोड़ा था तमिलनाडु के इस टाउन में सतनकुलम में, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने टॉर्चर किया है, ठीक है। इस मसले ने, इस मुद्दे ने, इस इशू ने एज वंस अगेन गिवन राइज टू, अब ये गिव राइज टू फ्रेज है, टू गिव राइज टू समथिंग, इसका अर्थ होता है किसी मुद्दे को खड़ा करना, टू रेज एन इशू, टू रेज एन इशू, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है इसने एक बार फिर एक डिमांड खड़ी की है, यानी डिमांड की मांग की है। क्या डिमांड है? फॉर ए सेपरेट लॉ अगेंस्ट टॉर्चर, कि देश में टॉर्चर के अगेंस्ट में एक अलग से लॉ हो। आई होप यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ऑथर कह रहा है इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल, ठीक है ना, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर देखो आपका नॉन फिनाइट वर्ब आ गई, टू एग्जामिन, इसको एग्जामिन किया जाए, ठीक है, इस बात को जांचा जाए। क्या जांचा जाए? वेदर द एग्जिस्टिंग लॉ, फिर आ गया एग्जिस्टिंग, जो आपका वर्तमान में कानून है, इज़ इनएडिक्वेट, क्या वो इनएडिक्वेट है? फिर आपका इन्फिनिट आ गया नॉन फिनाइट वर्ब, टू डेटर इंसिडेंट्स ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर। तो ऑथर ये कह रहा है कि इनके ये जो केस हुआ टॉर्चर का, और जिसमें बाद में उनकी मौत हो गई, ठीक है, मौत की बात उन्होंने इसमें नहीं लिखी यहाँ, जबकि मौत हो गई थी उनकी। तो इस बात ने, इसने एक बार फिर एक मुद्दा उठाया है कि क्या हमारे देश में टॉर्चर के खिलाफ एक अलग से, ठीक है ना, आपका लॉ की आवश्यकता है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये जांच लें, परख लें, ठीक है, कि जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ जो वर्तमान में हमारा कानून है, क्या वो ये कस्टोडियल टॉर्चर की जो घटनाएं होती हैं, कस्टोडियल टॉर्चर का अर्थ होता है पुलिस की कस्टडी में किया जाने वाला टॉर्चर, ठीक है ना। तो पुलिस की कस्टडी में जब वो आदमी, पुलिस कस्टडी समझते हैं ना आपके, वो पुलिस के पास थे लोग, पुलिस ने ऑफिशियली थे, क्योंकि वो उन्होंने कोई अपराध किया होगा, उसमें उस दौरान उनके साथ में जो उनके ऊपर जो टॉर्चर किया जाता है, तो क्या वो लॉ, डेटर का अर्थ होता है रोकना, अब ये वर्ड कितनी बार आ चुका है आपको, ठीक है, तो क्या वो इन कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस को रोकने के लिए अपर्याप्त है, हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉ है। और उनका कहने का अर्थ यही होगा, अगर आपको लगता है कि ये आपके अपर्याप्त हैं, जो आपका वर्तमान में कानून है, तो अब सोचा जा सकता है, और ये अगर पूरे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है आपको एक और नया लॉ बनाने की, ठीक है। और बात सही है, वैसे लॉ की कमी नहीं होती, कोई लॉ तो ऑलरेडी होंगे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है ठीक नहीं होता। तो इसमें दो बड़े बच्चों, एक तो डेटर आपको आना चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल से उसमें भी आया था, और इसीलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि लगातार पढ़ते रहने से इतने सारे शब्द आते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो अपने आप याद हो जाते हैं आप। टू डेटर इंसिडेंट्स ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर, अब समझ आ गया आपको। अगर आपने अपना सेंटेंस बनाना हो, अगर ये कहना हो कि कस्टोडियल टॉर्चर के घटनाओं को रोकने के लिए हमको एक नए लॉ की आवश्यकता है, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, वी नीड अ न्यू लॉ
टू डेटर इंसिडेंट्स ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर। ये हो गया डेटर का प्रयोग। डेटर का मतलब प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। डेटर का मीनिंग होता है, डेटर ये वर्ब है, इट मीन्स टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है ना। तो अगर आप में ये कहना हो कि वी नीड अ लॉ, वी नीड अ न्यू लॉ टू डेटर इंसिडेंट्स ऑफ कस्टोडियल नेचर, कस्टोडियल टॉर्चर, तो इनका प्रयोग कर सकोगे आप। और इसको भी अलग से कोलोकेशन लिखो। मैंने आपको कई बार बोला हुआ है, ये नाउन प्रेप नाउन का शानदार उदाहरण है। ये नाउन है, बीच में प्रपोजिशन है और आपका बाद में आपका नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स पहले एडवर्ब्स और उससे पहले डिटर्मिनर्स आ सकते हैं। कस्टोडियल आपका एडजेक्टिव है, तो आप ढंग से पढ़ते समय ग्रामर की बातें भी ध्यान में रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला छोटा सा पैराग्राफ आपको समझ आ गया, ठीक है ना। टॉर्चर इज़ नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड, इसको प्रोनाउंस करना अपने इंडियन पिनल कोड, ठीक है। ये 1860 का बना हुआ है, लॉर्ड मैकॉले का, लेकिन उसमें कई परिवर्तन भी किए गए हैं, ठीक है। और अपराध वही माने जाते हैं जिनका जिक्र इंडियन पिनल कोड में है, नहीं तो पुलिस कभी भी FIR लॉन्च नहीं करेगी, क्योंकि FIR में उनको लिखना पड़ता है, ठीक है, कि फलाने आदमी ने इंडियन पिनल कोड की फलानी धारा का उल्लंघन करते हुए ये गैर कानूनी कार्य किया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इंडियन पिनल कोड, जिसको अपन भारतीय दंड संहिता कहते हैं, उसमें जो सब कुछ अपराध हैं उनको लिखा गया है कि ये अपराध है, ठीक है। लेकिन ये लेखक कह रहा है कि टॉर्चर को इंडियन पिनल कोड में परिभाषित नहीं किया गया है। टॉर्चर इज़ नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड। किया जाना चाहिए, बट द डेफिनेशन ऑफ हर्ट, और इसलिए नहीं किया शायद कि उसमें हर्ट का मतलब किसी को चोट पहुंचाना, और ग्रीवस हर्ट का अर्थ होता है सीरियस हर्ट, ऐसी हर्ट जिससे आपकी जान जा सके आपको, उसको कहते हैं ग्रीवस हर्ट। हर्ट का मतलब चोट बच्चों, और इसको प्रोनाउंस करना आपने ग्रीवस। इसमें कई बच्चे इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ग्रीवियस, और ये आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो आपने अपने उच्चारण को भी ध्यान रखना है। ग्रीवियस नहीं है ये है ग्रीवस, ये स्पेलिंग गलत हो गई इसकी। अगर हम उच्चारित ठीक करेंगे, ग्रीवस करेंगे, तो हमारी कभी भी स्पेलिंग गलत होने का मतलब ही नहीं है। अब जो बच्चे, मैंने देखा है बच्चों को ग्रीवियस बोलते हुए, जनरली कई वर्ड्स होते हैं आपका VS वाले, है ना, तो उसके चक्कर में बच्चे इसको प्रोनाउंस कर देते हैं ग्रीवियस, और फिर इसकी स्पेलिंग गलत हो जाती है। एग्ज़ाम में आती है, वो मुफ्त के नंबर होते हैं, तो उसमें भी हमारी गड़बड़ हो जाती है। ग्रीवस कहना उसको, ग्रीवस हर्ट, ठीक है ना। और ग्रीवस हर्ट का अर्थ होता है सीरियस हर्ट, ऐसी हर्ट जो आपकी जान ले ले, ठीक है। सीरियस हर्ट, हर्ट का मतलब चोट, सीरियस इंजरी, हर्ट मीन्स इंजरी, सीरियस हर्ट, ठीक है ना। जब हम कहते हैं ना, ही वॉज ग्रीवसली हर्ट इन दिस एक्सीडेंट, उसका एडवर्ब भी बड़ा काम का है। इसका मतलब उसको गंभीर चोट लगी इस एक्सीडेंट में, गंभीर चोट, सीरियस हर्ट। ही वॉज ग्रीवसली हर्ट या इंजर्ड या वुंडेड, सबका इस्तेमाल कर सकते हो आप। इन दिस गन बैटल, इस गन बैटल में गोलियां चलने की घटना में, ठीक है ना, उसको गंभीर चोट लगी। तो इसको तो उन्होंने परिभाषित किया है, लेकिन टॉर्चर को नहीं किया। और शायद टॉर्चर इसलिए नहीं किया कि इसमें ये कर रखे हैं, ग्रीवस हर्ट कर रखा है, हर्ट कर रखा है, तो वो दे आर क्लियरली लेड डाउन। नाउ किसी भी चीज़ को नियम के अनुसार रखना, कहीं पर शामिल करना, उसको कहते हैं ले डाउन। ले डाउन मीन्स, यूँ ले डाउन का अर्थ क्या होता है, ले का मतलब रखना होता है, ठीक है। और किसी चीज़ को नीचे रखना, आपका अगर कोई चीज़ लाया, मैं एक पैकेट लाया, मैंने कहा ले डाउन, उसको नीचे रखना। लेकिन कानून को ले डाउन का अर्थ होता है कानून को बनाना, कानून को लिखा जाना, ठीक है ना। आपको इसमें आपका, अगर मैं आपको कहूँ इट इज़ लेड डाउन, अब इसका अर्थ हो जाएगा इन द IPC, ठीक है। IPC में कानून के रूप में ये लिखा गया है, इट इज़ लेड डाउन इन द IPC व्हाट अ ग्रीवस हर्ट इज़, कि ग्रीवस हर्ट क्या है, ये कानून में लिखा हुआ है, ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। और इसको क्लियरली लेड डाउन किया गया है कि ग्रीवस हर्ट क्या है। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से शायद टॉर्चर को उसमें परिभाषित नहीं किया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ले डाउन का अर्थ होता है, ठीक है ना, और किसी भी नियम को नियमबद्ध करना, किसी बात को, इसलिए ले डाउन के साथ में अपन रूल्स भी लिखते हैं, टू ले डाउन रूल्स।
एक रूल है, रूल कहो ज़्यादा हो तो रूल्स कहो आपको, ठीक है। एक बार पिता ने अपने फैमिली में सबकी मीटिंग क्लियर बोला कि भाई तुम लोग कोई नियम तो मानते नहीं हो आपका, जिसका मन कर रहा है वो तब आपका आ रहा है, तब सो रहा है, तो मैं कुछ, ठीक ना, लेट अस ले डाउन सम रूल्स, कि हम कुछ रूल्स जो हैं बना देते हैं। ले डाउन रूल्स करता है, बट रूल बनाना, ठीक है, कि घर में कोई भी 7 बजे के बाद में बाहर नहीं रहेगा अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रात को 10 बजे से पहले सब लोग सोने चले जाएंगे, मतलब अपनी फैमिली में बनाना है आपने, ठीक है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर, ठीक है। फिर ऑथर कह रहा है, दो द डेफिनेशन ऑफ हर्ट डज नॉट इंक्लूड मेंटल टॉर्चर, उसमें मेंटल टॉर्चर नहीं है, जबकि होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है इंडियन कोर्ट्स ने साइकिक का मतलब साइकोलॉजिकल टॉर्चर, वो उसको शामिल किया है। कभी कभी ऐसा टॉर्चर होता है, आप धमकियाँ देते हो, शरीर पे चोट तो नहीं है, उसको इतना डरा देते हो, तो वो साइकिक टॉर्चर है। साइकिक का अर्थ होता है रिलेटिंग टू साइकोलॉजी, अरे गेट योर पॉइंट आपका, ठीक है। साइकिक का अर्थ क्या बच्चों? साइकोलॉजिकल, ठीक है। उसमें फ़ायदा क्या है? चोट के निशान तो कहीं है नहीं, लेकिन आपने उसको इतना डरा दिया है, ठीक है, कि वो बंदा शारीरिक टॉर्चर से भी ज़्यादा उसकी बुरी हालत हो जाती है। एक सेकेंड ना, उसको कहते हैं साइकिक में साइकोलॉजिकल, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। साइकोलॉजिकल, ये टॉर्चर पे कम थोड़ी होता है। तो ऑथर बता रहे हैं अपने आप को, हमको बता रहा है कि आईपीसी में मेंटल टॉर्चर को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन इंडियन कोर्ट्स ने साइकिक टॉर्चर को शामिल किया है, और इवन एनवायरमेंटल कोएर्सन को, यानी आपके परिवेश में, जिस परिवेश में आप हो उसमें आपके ऊपर दबाव, कोएर्सन कई बार आ चुका, देखो आपका, ठीक है। कोएर्सन मतलब दबाव, प्रेशर। अरे यार क्या प्रॉब्लम है इसकी, इसको मैं 12 कर रहा हूँ, 16 हो जा रहा है, ठीक है। कोएर्सन करते हो तो बच्चों दबाव, और ये वर्ड बना हुआ है कोइस से, और कोइस का अर्थ होता है टू पुट प्रेशर ऑन, दबाव डालना। तो एक लड़के ने इस स्टेटमेंट में साइन कर लिया, तो लोगों ने पूछा तूने साइन क्यों किया? आपने कहा दे कोइस मी इनटू साइनिंग दिस स्टेटमेंट। एक आपने और ध्यान रखना है कि शब्दों के फ्रेज बनाने सीखने हैं। तो कोइस का क्या फ्रेज बनता है बच्चों? तो कोइस का फ्रेज ये बनता है टू कोइस समबडी इनटू डूइंग समथिंग, ये फ्रेज बनता है। मुझे पता नहीं डिक्शनरी में है नहीं, मैं डिक्शनरी भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, कि डिक्शनरी में क्या दे रखा है। बिल्कुल है, देखो आपका, तो डिक्शनरी से भी आप फ्रेज निकाल सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया काम है, और ये हमें लगातार, अरे भाई ये क्या है यार, बार बार, ठीक है ना। अब डिक्शनरी का सेंटेंस देखिए आप, द कोर्ट हर्ड दैट द 6 डिफेंडेंट्स वो हैं जो किसी केस में अपना बचाव पक्ष, जिसको बचाव पक्ष कहते हैं, हैड बीन कोएस्ड इनटू मेकिंग अ कन्फेशन, तो उनको दबाव डालकर उनको अपनी गलती का जो मतलब स्वीकार करने का दबाव डाला गया, तो अपनी गलती स्वीकार कर ली उन्होंने। अब वर्ब को इसका देखो बच्चों ध्यान से आपका, तो जब कोई वर्ब होती है ना, ये वर्ब है, ये तो पता लग रहा है, हैड बीन के साथ में आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म वर्ब है, तो उसके आगे आप टू लगा दो। वैसे इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल किया भी जा सकता है इन्फिनेटिव का, लेकिन मैं जनरली टू लगाता हूँ। तो फ्रेज क्या बन जाएगा? चूँकि ये पैसिव फॉर्म में है, दिखाई दे रहा है आपको, पैसिव फॉर्म हैड बीन कोइस्ड। अगर कोई सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है तो इसका मतलब उसके वर्ब ट्रांसिटिव है, तो एक्टिव फॉर्म में लिखोगे तो आगे आपको ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, तो इसका फ्रेज बनेगा टू कोइड समबडी, और इनटू लिखा हुआ है, इनटू मेकिंग की जगह लिख दो डूइंग समथिंग, और पैसिव फॉर्म फ्रेज बनेगा बी कोइस्ड इनटू डूइंग समथिंग। कितना बढ़िया हो कि आप ऐसा काम कर सकें आप। मैं तो हैरान परेशान हूँ, मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ, बच्चे पता नहीं कितने कम बच्चे देखते हैं यार। हाँ,
ये इतना इम्पॉर्टेंट है जिसकी याद नहीं आप, ठीक है। और इसका जो नाउन है कोयर्सन, ठीक है, वो नाउन है। इफ आई से द पुलिस यूज्ड कोयर्सन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सॉरी, मैं यूज लिखना भूल गया। द पुलिस यूज्ड कोयर्सन, तो इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस ने दबाव का इस्तेमाल किया, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, हाथ मरोड़ दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा। मैं कहा गोड़ मार दें तो साइन कर इस पे। द पुलिस यूज्ड कोयर्सन टू गेट हिज सिग्नेचर्स ऑन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में उसके सिग्नेचर लेने के लिए पुलिस ने दबाव का इस्तेमाल किया। अब समझ आ गया कोयर्सन का इस्तेमाल। इसका भी तुम फ्रेज बना सकते हो क्या? टू यूज, बस तुमको अगर फ्रेज बनाना आ जाएगा इंग्लिश से आधे ज़्यादा समस्या मिट जाएगी। टू गेट समथिंग, बस ये हो गया फ्रेज। छोटे बच्चे भी आपका दबाव का इस्तेमाल करते हैं, पापा से रूठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ही यूजेस कोयर्सन टू गेट व्हाट ही वांट्स, ऐसे आप बना सकते हो। वो दबाव का इस्तेमाल करता है ताकि उसको वो मिल सके जिसकी वो मांग कर रहा है। बड़े सुंदर वर्ड्स हैं ये, और ये पढ़ते रहने से नॉवल भी पढ़ाऊँगा आपको कि नॉवल के अंदर बहुत सारे शब्द और फ्रेजेस होती हैं जो फिर अखबार में नहीं आती हैं लेकिन एग्जाम में आती हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आई होप कि साइकिक टॉर्चर का आपको समझ आ गया। और इन्वायरमेंटल कोयर्सन, यानी इन्वायरमेंट आपके प्रवेश में से संबंधित दबाव। कैसे? आपके ऊपर दबाव नहीं रहा और तेरे भाई को उठा लेंगे, ये इन्वायरमेंटल हो गया। और दूसरा टायरिंग, थकाने वाला इंटरोगेटिव प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्स का मतलब तो जो लंबा चले, ठीक है ना। आपका कंसाइज का, शॉर्ट का एंटोनिम है प्रोलिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। स्टाइल ऑफ राइटिंग इज प्रोलिक्स, वेरी वर्डी, जो लंबा खींचे, ठीक है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, सबको आना चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग ऐसे वर्डीनेस है, ठीक है ना आपका। और यूं इसका अर्थ है विच, समथिंग विच लिंगर्स ऑन, इसको कहेंगे अपन लिंगरिंग ऑन, जो लंबा चले, लिंगरिंग ऑन, लंबा चले। तो उससे डर के मारे फिर लोग हाँ बोल देते हैं। तो ये टायरिंग इंटरोगेटिव प्रोलिक्सिटी जो बहुत लंबी चलती है, तो इसके कारण फिर उनको इससे भी उसका टॉर्चर होता है, ठीक है ना। एंड ओवर बेयरिंग एंड इंटिमिडेटरी मेथड्स, सब आ जाता है इसमें आपका। ओवर बेयरिंग का अर्थ होता है कि जो आदमी बिल्कुल टिरानिकल हो, बॉसी हो, ऐसे है ना, जैसे बॉस समझते हो, उसको कहते हैं ओवर बेयरिंग, बॉसी, ऑथोरिटेटिव। कोई आदमी ऑथोरिटेटिव है तो बहुत हुक्म चलाता हो, वो बहुत बॉसी है, ओवर बेयरिंग है। और जो ओवर बेयरिंग होगा वो इंटिमिडेटिंग भी होगा। इंटिमिडेट बड़ा सुंदर वर्ड है जिसका अर्थ होता है डराना, ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है टू थ्रेटन, ठीक है। तो इंटिमिडेटिंग का अर्थ क्या हो गया? थ्रेटनिंग। और वो आपको थ्रेट करते रहेंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड थ्रेटनिंग। धमकियाँ देते रहे आपको, ये कर देंगे, उसको उठा लेंगे, तेरी दुकान बंद करा देंगे, ठीक है, तेरी गाड़ी जब्त कर लेंगे, समथिंग लाइक। तो ये मेथड इस्तेमाल करते हैं पुलिस वाले, अमंग अदर्स, ठीक है ना। ये उन्होंने शामिल किया। वो कह रहा है कि हर्ट को, टॉर्चर को शामिल नहीं किया है जिन्होंने ऑथर ने लिखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडियन कोर्ट्स ने ये सारी चीज़ें शामिल की हैं। किसमें? विद इन द एम्बिट ऑफ टॉर्चर। ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है एम्बिट। एम्बिट का अर्थ होता है दायरा, ठीक है ना। एम्बिट का मतलब दायरा। दायरे को इंग्लिश में क्या कहोगे? रेलम कहोगे आप, दायरा। तो उन्होंने कहा कि है नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं, इंटरोगेटिव प्रोलिक्सिटी, इंटिमिडेटिंग, ओवर बेयरिंग, साइकिक टॉर्चर, इन्वायरमेंटल कोयर्सन, इन सब को उन्होंने टॉर्चर के दायरे में इंडियन कोर्ट्स ने रखा है। हालांकि इंडियन पिनल कोड में टॉर्चर का जिक्र नहीं है, शामिल नहीं किया गया, ठीक है ना। बट ऑल दीज एक्टिविटीज़ कम अंडर द एम्बिट ऑफ टॉर्चर एज लेड डाउन बाय द कोर्ट्स। कोर्ट्स ने इसको ले डाउन किया है। ये सब चीज़ें टॉर्चर में शामिल होंगी, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया आपको एम्बिट। एम्बिट बड़ा सुंदर वर्ड है, आपको रियलम का दायरा, ठीक है ना। अगर किसी को मैंने कहना हो कि ये जो हुआ है ना, दिस डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ टेररिज्म, तो ये टेररिज्म के दायरे में नहीं आएगा। ये जो हुआ है
ये टेररिज्म का हिस्सा नहीं है, तो आप क्या कहोगे? व्हाट हैपेंड देयर, व्हाट हैपेंड देयर। ये किसी ने कुछ कहा, आपने कहा ये यार ये क्या कहते हैं इसका, इसमें शामिल नहीं है, राजद्रोह में शामिल नहीं होगा, ही ध्यान रखना। ये दिस व्हाट हैपेंड देयर डज नॉट कम अंडर, या विद इन भी कह सकते हो, अंडर द एम्बिट ऑफ आपका ट्रेजन। तो ये देशद्रोह में नहीं आएगा। ट्रीजन देशद्रोह होता है और सिडिशन आपका राजद्रोह होता है, जैसे राजद्रोह सिडिशन। अब ये बहुत लंबी छोड़ी है, इसमें आपको कराऊंगा तो ये रह जाएगा, फिर कभी कराऊंगा, लेकिन मैं कई बार कराया भी है। इसको कहते हैं ट्रीजन, जो देशद्रोह है। अगर मैं देश की सूचनाएं दुश्मन को दे रहा हूँ तो वो देशद्रोह हो गया, और मैं गैर कानूनी तरीके से किसी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको कहते हैं सिडिशन। ये आपको मोटे मोटे अर्थ आने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वो अब आगे देखो, आप क्या लिखा हुआ है, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, यानी जानबूझकर किसी को आप शारीरिक यातना दें और या फिर गंभीर चोट पहुंचाएं, ग्रीवस हर्ट, काय के लिए? टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। ये भी एक फ्रेज है, इसको नोट करें, इसको लिखें। किसी का कन्फेशन लेने के लिए, एक्सटॉर्ट का मतलब दबाव डालकर, जैसे एक्सटॉर्ट ये जो लोग हैं आपके माफिया, तो दे एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम पीपल, फ्रॉम रिच पीपल, है ना। एक्सटॉर्ट का मतलब धमकी देके कोई चीज़ लेना, उसको कहते हैं एक्सटॉर्ट। अब एक्सटॉर्ट कुछ भी हो सकता है, कन्फेशन भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, ठीक है। पुलिस वाले जनरली, ठीक है ना आपका, दे यूज़ ऑल दिस मेथड्स टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। और जो आपके माफिया होते हैं, अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स, दे एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द रिच। उसमें आगे एक्सटॉर्ट मनी, ठीक है ना। तो पैसा धमकी देके पैसा वसूली करना, इसको पैसा वसूली कहते हैं आप। आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द कोड, कोड का मतलब इंडियन पिनल कोड, विथ एनहांस, और उसमें एनहांस पनिशमेंट भी है। एनहांस मतलब बढ़ी हुई, इसका मतलब पहले कम रही होगी, अब तो बढ़ा दी गई है। तो ऑथर कहने का अर्थ है ये चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ शामिल है, और अब तो उसमें पनिशमेंट भी एनहांस। एनहांस कितनी बार आ चुका है देखो बच्चों आपको, है, मैं भी इसको बोर हो रहा हूँ पढ़ाते समय। एनहांस का तो इंक्रीज, और उसमें तो पनिशमेंट भी एनहांस कर दी गई, पनिशमेंट बढ़ा दी गया है। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सीआरपी से अलग है, उसको कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायर्स इनटू एवरी कस्टोडियल डेथ। अब जब मजिस्ट्रेट को अपन अपॉइंट करते हैं तो ये माना जाता है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ऑथर कह रहा है यार, कभी भी कोई कस्टोडियल डेथ समझते हो, पुलिस की कस्टडी में, जब पुलिस की वो उसमें हो, कमांड में हो आदमी, और उसकी डेथ हो जाए तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होती है। अब इसको इंक्वायरी के तो कोई आई से शुरू हो रखा है, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो EN है, EN वाला, वो एक सामान्य इंक्वायरी है, पूछताछ है ट्रेन के बारे में। लेकिन IN वाला जो इंक्वायर है और इंक्वायर्स है, इंक्वायर वर्ब हो चाहे आपकी नाउन हो, वो आपकी गहरी छानबीन है। तो मजिस्ट्रेट उसकी कस्टोडियल डेथ की जांच करता है। तो ऑथर का कहने का अर्थ ये है, जो इतनी सारी इसमें प्रावधान है तो आपको नया कहाँ चाहिए, इसका अर्थ ये है। एनीवे आगे बढ़िए। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ लेड डाउन, फिर कितनी बार आगे है लेड डाउन, तो लेड डाउन का अर्थ क्या, उन्होंने इसको नियमबद्ध किया है। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ लेड डाउन मीन्स दे हैव, ना आपका लेड डाउन अ रूल, क्या, और चाहे वो गाइडलाइंस हों, इंस्ट्रक्शंस, उनको लेड डाउन किया जाता है। जो किसी को लेड डाउन करते हैं, जो लेड डाउन के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई गाइडलाइंस या कोई आपके नियम को ले डाउन करते हो तो उनको आप नियमबद्ध करते हो, फिर आपके ऊपर ये आपके लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि आपने उसको मानना है। स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ऑटोप्सी, और इसने तो ये लिखा है, रूल बनाया है कि आपने ऑटोप्सी करनी है अंडर द आइज़ ऑफ द कैमरा, और ऑटोप्सी करते समय आपने उसकी वीडियो शूटिंग भी करनी है ताकि आप हेरा फेरी ना कर सकें, ठीक है ना। आपका ये तो कई बार हो जाता है ना, आपका इंटरनल ऑर्गन किसी और का लगा दिया, वो विसरा बन जाता है, विसरा की जांच होती है, बाद में पता लगता है कि ये तो इसका है ही नहीं, मैच ही नहीं होता, बहुत सारे केस होते हैं ऐसे। तो इसका अर्थ है कि ह्यूमन राइट कमीशन ने तो गाइडलाइंस बनाई हैं, ठीक है, कि भाई जब किसी की मौत हो जाए तो उसकी ऑटोप्सी का मतलब पोस्टमार्टम, ठीक है ना। कानूनी रूप से जो आपका करते हैं उसको जनरली अपन
ऑटोप्सी कहते हैं। पोस्टमार्टम में ऑटोप्सी में कोई फ़र्क नहीं है, ऑटोप्सी में पोस्टमार्टम, ठीक है। तो पोस्टमार्टम फिर उसके कैमरे के नीचे उसका ऑटोप्सी की जाती है, उसकी शव की परीक्षण किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाज अ टर्निंग पॉइंट। इस केस में एक टर्निंग पॉइंट का अर्थ होता है कि जिसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया इन द इवॉल्विंग ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन कस्टोडियल टॉर्चर। तो उस ये जो केस हुआ होगा, अब मुझे पता नहीं कौन सा केस है ये, हमको पता कैसे होगा, है ना, कानून के जो विद है उनको पता होगा ये केस क्या था, जो भी रहा होगा। लेकिन इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट परिवर्तन उसमें किया गया, केस में नहीं, मतलब हमारे देश के कानून में एक तरह से टर्निंग पॉइंट था कानून के लिए। क्या था उसमें कि जिसमें कस्टोडियल टॉर्चर पे एक बहुत ज़बरदस्त न्याय व्यवस्था की बात की गई थी। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका लॉ का सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, और इसका यूँ अर्थ होता है न्यायशास्त्र। इसमें दो शब्द हैं, एक तो ज्यूरर है, जर या जूर, रूट बता रहा हूँ, इसका अर्थ होता है आपका न्याय, इसका मीनिंग होता है आपका, और दूसरा वर्ड आपका प्रूडेंस है, ठीक है। तो ऐसा न्याय जिसमें एक न्यायोचित आपने तरीका अपनाया हो। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, कभी शब्दों को सीखना चाहिए हमको। ज्यूरिस का अर्थ हो गया ज्यूरी से यानी न्याय से संबंधित, ठीक है, पर ज्यूरी वगैरह सब शब्द इसी से बनते हैं, ज्यूरी उसी से बनता है, पैनल ऑफ जजेस। तो जर या जर है ना आपका रूट वर्ड है न्याय के लिए। और प्रूडेंस का अर्थ होता है आपकी समझ, एक वर्ड है आपका जैसे प्रूडेंट। एक प्रूडेंट आदमी हमेशा हर काम को सोच समझ के करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि वी शुड स्पेंड आर हार्ड अर्न मनी, हार्ड अर्न मनी बोलना बच्चों, हाँ, हार्डली अर्न मनी नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, वी शुड स्पेंड आर हार्ड अर्न मनी प्रूडेंटली। तो क्या मीनिंग हो गया? आजकल मैं एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ कि ये वर्ड भी आपका एडवर्ब है और इसका फ्रेज बन जाएगा आपका टू स्पेंड समथिंग प्रूडेंटली। इसका मतलब सोच समझ कर किसी चीज़ को खर्च करना। और ये हार्ड अर्न मनी होता है, हार्डली अर्न मनी नहीं होता है, ध्यान रखना आपका। और इसमें हार्ड आपका एडवर्ब है, बाय द वे बता दूँ आप, अर्न आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव है। तो हार्ड क्या हो जाएगा, उससे पहला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा नेचुरली। तो थोड़ा शब्दों को भी समझने की कोशिश करो। तो प्रूडेंट का अर्थ होता है वो आदमी जो हर काम को सोच समझ के करता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या हो गया? ऐसी न्याय व्यवस्था जिसमें बहुत सोच समझकर कुछ बात को कहा गया है या किया गया है। तो इसलिए इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ का एक सब्जेक्ट है जिसका अर्थ होता है न्यायशास्त्र। और जब उसको शास्त्र कह देते हैं तो उसमें बहुत लोगों के, विद्वान लोगों की सोच उसमें शामिल होती है और वो फिर हर लिहाज से बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि उसमें इवॉल्व का अर्थ होता है धीरे धीरे कर्मिक विकास होना, ठीक है ना। तो उसमें कह रहे हैं कि ये कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर एक बहुत शानदार न्यायशास्त्र की बात सामने आई। उन्होंने कुछ कहा होगा एंड दैट वो उसको टर्निंग पॉइंट माना जाना चाहिए। टर्निंग पॉइंट सुन के आपका टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में जब आता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, उसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। जैसे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में टर्निंग पॉइंट आया जब हमने मोम को मार्स की कक्षा में स्थापित किया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना आपका, इन द स्पेस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो टर्निंग पॉइंट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, हिस्टोरिक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कब था? कोई बहुत बड़ी घटना हुई होगी तब होगा एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सिंपल भाषा में सीखें इसको, इसका मीनिंग है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और इवॉल्विंग ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स ऐसा और ये लगातार इवॉल्व होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। आप अपने अनुभवों से सीखते रहते हो और फिर एक अच्छी न्याय व्यवस्था देने की कोशिश करते हो। सबकी सोच से निकलता है। कई जजेस हैं, बहुत बड़े बड़े कानूनविद हैं, लीगल ल्यूमिनरीज हैं, है ना। लीगल ल्यूमिनरीज का होता है कानून, फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, लीगल ल्यूमी, सॉरी एम है,
तो हमारे देश में बहुत सारे लीगल लिमिनरीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कानूनविद हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे जजेस भी हैं और आए भी हैं और पहले भी हुए हैं। तो सब लोग अपनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था देते रहते हैं। तो वो किस में शामिल होता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस में, और सब मिलके बनता है न्याय शास्त्र, ठीक है। तो कस्टोडियल टॉर्चर पे उन्होंने एक बहुत शानदार न्याय व्यवस्था दी। किसने? इस केस में, डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर वो आगे कोई दूसरे केस का हवाला दे रहा है, द कोर्ट्स डिसीजन इन नीलावती बहेड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में मेड श्योर दैट द स्टेट कुड नो लॉन्गर एस्केप लाइबिलिटी। यहाँ लाइबिलिटी का अर्थ होता है जिम्मेदारी, इन पब्लिक लॉ एंड हैड टू बी कंपेल्ड टू पे कंपनसेशन। यहाँ तक उसने न्याय व्यवस्था दी है कि समझो कि पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होगी तो आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, कोर्ट जो डिसाइड करेगा। तो कंपनसेशन देने का अर्थ ही हो गया कि पुलिस के ऊपर एक लांछन लग गया, और ये सही है कि उन्होंने ऐसा किया। अब इसमें 2-3 शब्द आ रहे हैं। इस केस में, कोर्ट में ये केस आया होगा तो ये व्यवस्था बनी, न्याय व्यवस्था। क्या लिखा उसमें कि अगर ऐसे किसी कस्टोडियल डेथ होती है तो, और ये फ्रेज को सीखो, तो एस्केप लाइबिलिटी का अर्थ होता है जिम्मेदारी से पीछे छुड़ाना, ऐसा तो बचना होता है ना। टू एस्केप लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अर्थ होता है, ठीक है ना, टू गेट रिड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से गेट रिड ऑफ नहीं कर सकते, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये उन्होंने इसमें व्यवस्था दी है, एस्केप लाइबिलिटी पब्लिक लॉ में। और क्या करना पड़ेगा? हैड टू बी कंपेल्ड, और उसको कंपेल किया जा सकेगा। किसके लिए? कंपेंसेशन पे करने। कंपेंसेशन को सब पता है आपको, कंपेंसेशन का तो होता है क्षतिपूर्ति, है ना। मेकिंग अप द लॉस इज कॉल्ड कंपेंसेशन, इसको रिपेरेशन भी कहते हैं आप, ठीक है। तो वो देना पड़ेगा आपको। सिमिलरली अब वो दे रहा है कि इतनी सारी व्यवस्था तो है, फिर आप नया लॉ क्यों चाहिए आपको? सिमिलरली इसी तरह से कंपेल, तो आपको पता, बच्चों आते हैं ना आपका, कंपेल का फ्रेज बनता है कंपेल समबडी टू डू समथिंग। कंपेल का विवश करना, मजबूर करना। पैसिव में फ्रेज बनाना सीखो, बी कंपेल्ड टू डू समथिंग, हो गया। आई वॉज कंपेल्ड टू कम ऑन संडेज, माई बॉस कंपेल्ड मी टू वर्क ऑन संडेज। सबका प्रयोग करो तो अपने आप आएगा। सिमिलरली कोर्ट ने हैज़ हेल्ड, जब हम कहते हैं ना कोर्ट हैज़ हेल्ड, तो कोर्ट ने ऐसा माना है। ये होल्ड का थर्ड फॉर्म है, हेल्ड आपका, क्योंकि हैज़ आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका। तो व्हेन यू से द कोर्ट हैज़ हेल्ड, तो इसका मतलब कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था दी है। कोर्ट ने अगर मान लिया है तो व्यवस्था बन गई, ये हमने समझना है, ठीक है। कहना, बताना, जो कहते हैं टू होल्ड। होल्ड के बहुत सारे प्रयोग, होल्ड को पकड़ना होता है, लेकिन इस संदर्भ में द कोर्ट हैज़ हेल्ड मीन्स कोर्ट ने ऐसा माना है। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस माना है, दैट पुलिसमैन फाउंड गिल्टी ऑफ कस्टोडियल डेथ शुड बी गिवन द डेथ पेनल्टी। उन्होंने ये माना है कि जो पुलिस वाले कस्टोडियल डेथ के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है ना आपका, जो उसके लिए दोषी पाए जाएंगे, फाउंड गिल्टी मीन्स दोषी पाना, तो उनको मौत की सज़ा दी जानी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने ऐसा माना है। देयरफॉर देयर इज़ नीदर अ डर्थ। ना डर्थ बड़ा है, एमयू ने 20 बार करा रखा है, इसका अर्थ तो कमी, ठीक है ना आपको, शॉर्टेज, पॉसिटी, स्केसिटी, ठीक है। तो डर्थ ऑफ प्रेसिडेंट्स, ऐसे उदाहरण, प्रेसिडेंट का अर्थ होता है उदाहरण। प्रीवियस एग्जाम्पल्स आर कॉल्ड प्रेसिडेंट्स। एग्जाम्पल तो प्रीवियस ही होते हैं वैसे भी, लेकिन एग्जाम्पल फ्यूचर में भी हो सकता है। आई विल सेट अ न्यू एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल रखूँगा, लेकिन जो पुराने उदाहरण होते हैं वो अब के प्रेसिडेंट कहलाते हैं, ठीक है। नॉर एनी डेफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग लॉ। तो ये ऑथर बार बार यही कह रहा है कि जब ये व्यवस्थाएं कानून ने दे रखी हैं और उदाहरणों की कमी नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें कोई डेफिशिएंसी, कमी नहीं है, तो फिर आपको नए लॉ की आवश्यकता क्या है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, ऊपर लिखा वेग। वेग का भी अर्थ आपको मैंने कई बार बताया है। वेग का अर्थ होता है विच इज़ नॉट क्लियर। वेग का मतलब धुंधला, नॉट क्लियर, ठीक है ना, एम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस का अर्थ हो जाता है वेरी क्लियर, ध्यान रखना बच्चों। वेग है, हार्श है, कठोर है, और रेट्रिब्यूटिव है, यानी प्यूनिटिव है। रेट्रिब्यूटिव का सजा देने वाला है, प्यूनिटिव,
रेट्रीब्यूशन का तो पनिशमेंट, ठीक है, और पनिशमेंट एक तरह का किसी एक्शन का बदला भी होता है, रेट्रीब्यूटिव का मतलब वेंजफुल भी होता है, प्यूनिटिव है। ओके, अब ऑथर इसके में क्या कर रहा है, और इससे पता लग रहा है कि ऑथर जो है एक नया कानून बनाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हाउएवर, अ फ्रेश ड्राफ्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल वाज रिलीज्ड इन 2017 फॉर सीकिंग सजेशन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का तो होता है वो लोग जिनका इसके साथ में वास्ता है, संबंध बनता है। तो कोई अगर ऐसा बिल बन रहा है तो सारी स्टेट में जाएगा, स्टेट में चला गया तो पूरे देश में चला गया, और फिर पुलिस वालों से भी पूछा गया होगा, डिपार्टमेंट से, आप भी अपने व्यूज़ दो। तो ऑथर कह रहा है कि एक ड्राफ्ट बनाया गया, प्रारूप बनाया गया, मसौदा बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल का, जो 2017 में लोगों से सुझाव मांगने के लिए, और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर समझ के बच्चों, जैसे कश्मीरी बात करते थे पहले, अब नहीं, अब तो कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, तो जो स्टेक होल्डर्स थे सबकी बात अपन सुनते थे, उसमें हुर्रियत वाले भी आ जाते थे। अब नहीं, अब तो कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया है, बात कह रहा हूँ। तो उनसे आपके सजेशन लेने के लिए इसको जारी किया गया, रिलीज़ किया गया। द बिल वॉज नॉट ओनली वेग, ये जो बिल था न केवल ये आपका वेग था, वेग का मतलब अनक्लियर था, स्पष्ट नहीं था, बट ऑल्सो वेरी हार्श फॉर द पुलिस, वो पुलिस के लिए बहुत कठोर भी था। किस रूप से कठोर था कि इतना कठोर था कि अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा नहीं पाते थे। अब ये फ्रेज बना के बोलो और लिखो, याद करो, डिस्चार्ज वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी निभाना, बहुत सारी हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर दो, है ना। अगर इतना कठोर बनाओगे उसका, तभी तक मैंने कहा ये उनका पक्ष रख रहा है, पक्ष ले रही नहीं रहा है, पक्ष रख रहा है कि अब इतना कठोर कानून बनाओगे तो अपनी जो इनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको ये कैसे निभाएंगे, मुझे बताओ आप, इतना आपने हार्श बना दिया। टू डिस्चार्ज वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्चार्ज अलग से मत करो इसको, इसके साफ समझो, ठीक है। आई एम डिस्चार्जिंग माई ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसे इसके फ्रेज बना के लिखिए, ठीक है। इफ़ आई से इज़ डिस्चार्जिंग इज़ ड्यूटीज़, ठीक है ना, ऑनेस्टली, थोड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाना। यहाँ पर डिस्चार्ज का मतलब निभाना है। हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गया तो उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया, नौकरी हटा दिया। तो संदर्भ में शब्दों के अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है कि संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये तो बहुत हार्श हो जाएगा, ये जो ड्राफ्ट बिल था इसके हिसाब से, ठीक है। और वो अपनी ड्यूटीज़ को विदाउट फियर और प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन के, ठीक ना, आपका उसके बिना अपनी ड्यूटी को निभा नहीं पाएंगे ना। प्रोसिक्यूशन उनको विदाउट फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन का अर्थ क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन का अर्थ होता है लीगल केस, है ना, इसका तो लीगल केस, तो उनको लीगल केस का डर है, हमारे पास लीगल केस हो जाएगा, मैंने इसको थप्पड़ मारा, अगर कहीं मारना पड़ा या पकड़ा पड़ा जोर से तो ये लीगल केस बन जाएगा, तो फिर मैं बढ़ने तो मेरे क्या करना है, जाने तो भागने दो, आप गोली नहीं मारनी, गोली मार देंगे मर जाएगा कहीं आपका, तो कितने लफड़े हो जाएंगे। एंड प्रोसिक्यूशन का तो होता है सफरिंग। अब आप कहोगे इसमें सफरिंग का क्या केस है, अरे भाई जब किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस वाले के खिलाफ, तो वो क्या, उसकी फैमिली पूरी प्रोसिक्यूट होगी। ये इसका जो वर्ब है वो प्रोसिक्यूट है, प्रोसिक्यूट का अर्थ होता है, ठीक है। इसका मीनिंग टॉर्चर एक तरह का ही है, टॉर्चर प्रोसिक्यूट करना, ठीक है, टू इन्फ्लिक्ट पेन, किसी को पेन देना, दर्द देना, ठीक है ना। तो अपन कहते हैं तो प्रोसिक्यूटेड मासेस, क्या अर्थ हो जाता है इसका, वो लोग जो यातनाएं भुगते हुए हैं, तो उनको फिर इसका डर रहेगा, एक तो लीगल केस का और दूसरा प्रोसिक्यूशन का, कि फिर लोग उनको सताएंगे, इसको सस्पेंड कर दो, ये कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, ये भी एक तरह का प्रोसिक्यूशन है, सफरिंग है, ठीक है। इट वॉज, और ऑथर कह रहा है, इट वॉज इनकन्सिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग प्रोविजन लॉ, और ये जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है लॉ के, उसके अनुरूप नहीं था। ये भी कल परसों मैंने कराया है, लेकिन ये उल्टे कराया, इनकन्सिस्टेंट विद, हाँ ये था बी इनकन्सिस्टेंट विद, ये उल्टा है, मैंने कराया था आपका, मेरे याद आ रहा है, बी कंसिस्टेंट विद, उसके अनुरूप बना, और इनकन्सिस्टेंट विद उसके अनुरूप नहीं होना, इतना तो फर्क है, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग इज इनकन्सिस्टेंट विद आवर पॉलिसी, जो आप कर रहे हो हमारी पॉलिसी के बरखिलाफ है, तो कैसे कहूँगा, व्हाट यू आर डूइंग इज इनकन्सिस्टेंट
विथ आर पॉलिसी, वो हमारे नीतियों के विरुद्ध है, या ऐसे बोलो व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विथ आर पॉलिसी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो ड्राफ्ट बना 2017 में, ये जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न का प्रावधान, कानून के जो आपके वर्तमान में प्रावधान है उसके अनुरूप नहीं था, उसके उलट था। इट इंक्लूडेड, इसमें क्या शामिल था, सिवियर और प्रोलॉन्ग पेन ऑफ सफरिंग, दैट्स राइट, एज अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर बट दैट वाज लेफ्ट अनडिफाइंड। इसमें ये दिया गया था सीवियर और प्रोलॉन्ग पेन और सफरिंग क्या होगा टॉर्चर में, फॉर्म ऑफ टॉर्चर, उसको डिफाइन नहीं किया गया था। तो फिर कैसे काम करोगे पुलिस वाले आप, कि उनको क्या पता लगेगा किसको माने हम कि भाई ये सीवियर है, बहुत ही सख्त है, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक दिया गई पेन है, जो उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया था। तो उसमें ये डिफ़ाइन नहीं था कि किस टॉर्चर को, किस यातना को आप सीवियर मानेंगे। सीवियर का अर्थ होता है सख्त, सीवियर का मतलब कई रूप में कई मीनिंग है सीवियर के। हाँ, सीवियर का स्ट्रिक्ट भी होता है, सीरियस भी होता है, अलग संदर्भ में शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे सीवियर शॉर्टेज है तो इस बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी ना, सीवियर शॉर्टेज। अगर किसी की कंडीशन सीवियर है, सीवियर कंडीशन, तो उसकी कंडीशन जो है फिजिकल कंडीशन बड़ी सीरियस हो गई। और पनिशमेंट साथ में लगा है सीवियर, तो हार्श पनिशमेंट हो गया। तो इंग्लिश में और हिंदी में हर लैंग्वेज में किस संदर्भ में आप किस शब्द का इस्तेमाल करोगे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो उसमें ये दिया गया था, प्रावधान किया गया था कि भाई सीवियर और प्रोलॉन्ग पेन और सफरिंग की बात की गई थी और उसको टॉर्चर माना जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर, किसमें 2017 के ड्राफ्ट में। लेकिन उसको इट वाज लेफ्ट अनडिफाइंड, लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया। परिभाषित नहीं करोगे तो काम जो कर रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि कौन सी चीज़ें आएंगी भैया जिसको अपन सीवियर और प्रोलॉन्ग कहें। प्रोलॉन्ग मीन्स जो लंबा चले, प्रोलॉन्ग पेन और सफरिंग का अर्थ हो गया प्रोलॉन्ग आपका अपने आप में वर्ब है प्रोलॉन्ग, ठीक ना। इसका अर्थ होता है टू मेक समथिंग लॉन्ग, कोई भी चीज़ हो सकती हो, किसी चीज़ को लंबा करना। किसी का रिजल्ट आ गया है, अब बच्चे बता दो प्लीज़, बता दो, नेट पे कहीं नहीं, मैं देख के आ रहा हूँ। तो अभी नेट वेट में तो कहीं है नहीं, तो कहाँ से देखोगे आपका। तो 10-15 मिनट बच्चे तंग हुए, तो उन्होंने कहा ओके, जिसने रिजल्ट का पता किया था उसने कहा ओके आई विल नॉट प्रोलॉन्ग योर एंग्जाइटी, अब मैं आपकी चिंता को लंबा नहीं करूँगा। तो प्रोलॉन्ग को लंबा करना, तो प्रोलॉन्ग्ड क्या हो जाएगा, लंबा। तो उसमें बात की गई थी पेन और सफरिंग जो वो हो, सीवियर हो, सख्त हो और लंबा हो, ठीक है। किस रूप में, एक टॉर्चर के रूप में, एज अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया। अगर ये चीज़ें परिभाषित नहीं होंगी तो पुलिस वालों को दिक्कत हो जाएगी बेचारों को। वो सोचेंगे यार ये सीवियर की श्रेणी में आएगा नहीं आएगा, ये प्रोलॉन्ग की श्रेणी में आएगा नहीं, अगर आएगा तो टॉर्चर हो जाएगा। बात इनकी भी सही है, सबका पक्ष सुनना चाहिए, ठीक है। द प्रपोज्ड क्वांटम ऑफ, यहाँ पर क्वांटम का अर्थ होता है पनिशमेंट की मात्रा, और पनिशमेंट की मात्रा का सेंस होता है अगर वो समय अवधि का है तो 6 महीने, 1 साल, 10 साल, ये आपकी अवधि हो गई। और क्वांटम में ये भी आ जाता है कि सज़ा कितनी सख्त होगी। क्वांटम का यहाँ पर अर्थ है आपका, ठीक है ना, मात्रा, क्वांटिटी दोनों रूप में बता दी, सख्ती के लिहाज से और लंबाई के हिसाब से। वॉज टू हॉर्स, और उसमें जो प्रपोज था, जो उन्होंने उसमें जो प्रपोजल रखा, सज़ा का प्रावधान रखा, वो बहुत ही हार्श थी। हार्श का मतलब कठोर थी। 262 लॉ कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड, वो कह रहा है, ऑथर कह रहा है, हालांकि इस लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि डेथ पेनल्टी भी एबोलिश्ड, कि डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया जाए। पहले था ना कि आपका जो पुलिस ने कोर्ट ने रखा था कि जो दोषी पाए जो उनको मौत की सज़ा मिले, तो इसने लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि मौत की सज़ा को एबोलिश कर दिया। एबोलिश करता है समाप्त करना, एबोलिश करता होता है टू पुट एन एंड टू, किस चीज़ को, ये भी ध्यान रखना आपके, इसका मीनिंग होता है टू पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को समाप्त करना। लेकिन किसको, तो वो चीज़ जो कानूनी है, कानून है, प्रथा है, रिवाज है, सिस्टम है, उनके लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। इसके और भी सिनोनिम है, रिपील है, कितनी बार आप सुनते हो ये रिपील आपका,
रिवोक है, ठीक है ना, रिवोक, एब्रोगेट है, ये कितनी बार सुनते हो आप, नलीफाई करना, ये सब इसके सिनोनिम है, एब्रोगेट, नलीफाई, और भी रेसेंट भी है, एक आधा और भी हो सकता है। तो इसने रिकमेंड किया कि मौत की सज़ा को वो कर दिया जाए एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस, ठीक है। ये केवल इसमें टॉर्चर के पुलिस वालों ने नहीं कहा, सबके पूरे देश में कहा था, लेकिन जो टेररिज्म से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं आतंकवाद से संबंधित अपराध हैं, उसके अलावा हर जगह मौत की सज़ा को एबोलिश यानी समाप्त कर देना चाहिए। वी शुड एब्रोगेट, नलीफाई और रिपील और रेसेंट, ठीक है ना, दी डेथ पेनल्टी, ठीक है। और टेररिज्म रिलेटेड उसमें आप दे सकते हो अगर उसमें उनका दोष साबित हो जाता है। द बिल प्रोवाइडेड फॉर डेथ पेनल्टी फॉर, इसने अच्छा इस बिल ने तो ये जो अच्छा 2262वां जो आपका लॉ कमीशन, उसने पेनल्टी को बंद करने के लिए बोला, और 2017 का जो बिल था उसमें तो वापस कहा गया डेथ पेनल्टी दो फॉर कस्टडी लेस। तो कस्टडी में किसी मौत हो जाए तो उसको पुलिस वालों को अगर दोष साबित होता है उनको डेथ पेनल्टी भी दी जाए, ठीक है ना। इसका मतलब कितना हार्श था देखो आप। तो ये ऑथर ये इनको चीज़ें बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो कहाँ जरूरत है, इतने सारे तो ऑलरेडी हैं। वाइल मोस्ट कंट्रीज हैव डिलीटेड और डिलीटिंग द डेथ पेनल्टी फ्रॉम देयर स्टेट्यूट बुक्स। ना स्टेट्यूट बुक्स का तो लॉ की किताबें, स्टेट्यूट बुक्स का तो होता है लॉ बुक्स, जो भी लॉ से संबंधित बुक्स हैं। हमारे यहाँ तो मेन तो आईपीसी है, फिर सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके अलावा दुनिया भर के कानून हैं, तो उनको स्टेट्यूट बुक्स कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा और लॉ जो बन गया, इनैक्टमेंट हो गया है, तो वो आपके स्टेट्यूट बुक्स हो गए। सब कहते हैं स्टेट्यूटरी प्रावधान, सुना, संवैधानिक, शायद संवैधानिक कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सब ज़्यादातर कंट्रीज़ ने डेथ पेनल्टी को हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, या वो डिलीट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट बुक से, ठीक है। लेकिन इंडिया के लिए टू इनैक्ट फ्रेश लेजिस्लेशन विद द डेथ पेनल्टी, और इंडिया के लिए डेथ पेनल्टी को दोबारा इनैक्ट करना, टू इनैक्ट फ्रेश लेजिस्लेशन, बिल है तो इनैक्ट ही होगा, बिल बनने की प्रक्रिया इनैक्ट होगा वो, ठीक है। तो उसमें डेथ पेनल्टी को दोबारा से संवैधानिक रूप देना एज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट शोज, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ये दिखाता है इस कंटिन्यूइंग पैसिव माइंडसेट टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ। ये दिखाता है कि ये ह्यूमन लाइफ के प्रति इनका रुख बड़ा पैसिव है। पैसिव का अर्थ होता है जो एक्टिव नहीं हो, ठीक है ना, बड़ा उदासीन माइंडसेट है, मानसिकता उदासीन है ह्यूमन लाइफ के प्रति। तो ऑथर इस बात की भी निंदा कर रहा है कि डेथ पेनल्टी आप दोबारा क्यों कर रहे हो, दैट्स राइट। तो प्रावधान तो हैं बहुत सारे, आप आई होप कि आपको समझ आया, और ये आना चाहिए। माइंड सेट का अर्थ होता है विचार, और पैसिव का अर्थ होता है, मैंने क्या बताया भी आपको, मैं बता के भूल सकता हूँ कई बार आप, ठीक है। उदासीन, ह्यूमन लाइफ के प्रति रवैया जो है आपका, माइंड सेट मतलब रवैया, एटीट्यूड, वो आपका बड़ा वो है, पैसिव है, ठीक है, जबकि नहीं होना चाहिए। संसार के साथ चलो, सारे संसार में या तो डिलीट कर दिया गया, वो डिलीट कर रहे हैं। तो इस बिल की वो बातें करें। इन द बिल द प्रपोज रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी कंप्लेंट ऑफ टॉर्चर, और उसमें बिल में ये भी बताया गया है कि कोई भी कंप्लेंट आया है उसको एफआईआर के तौर पे वो करो। एफआईआर एक कानूनी डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसमें कानून में, उस बिल में 2017 का जो बिल है प्रपोज्ड है, उसमें प्रपोज किया गया है, ठीक है ना, उसमें ये भी बताया गया है कि ब्लैंकेट का मतलब होता है आपका जिसमें सब चीज़ें कवर्ड है, सब केसेस में कवर्ड है, उसको कहते हैं ब्लैंकेट। जैसे कहते हैं ना ब्लैंकेट सैंक्शन, तो आपको एक एक अलग चीज़ की सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं। मैंने आपको ब्लैंकेट सैंक्शन दे दी है कि आपके ऑफिस में जो चीज़ की आवश्यकता आप खरीद लें, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लैंकेट सैंक्शन, जो सब चीज़ों को कवर करती है। तो उसको कहते हैं ब्लैंकेट डिनाइल ऑफ एंटीसिपेटरी बेल टू एन एक्यूज पब्लिक सर्वेंट, और इट वाज नॉट रीजनेबल। ये थोड़ा समझना आपने। एंटीसिपेटरी बेल आपको पता है अग्रिम जमानत, उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, और उसकी बिल्कुल डिनाइल होगी, उसकी आपकी बिल्कुल मनाही होगी। अब सुनिए, आपका मतलब किसी भी केस में नहीं मिलेगा आपको एंटीसिपेटरी बेल। ये तो बहुत ख़राब बात है। किसके लिए, किसको बेल नहीं देना आपने, तो वो है एन एक्यूज पब्लिक सर्वेंट को। तो दिस वाज नॉट रीजनेबल। इसका मतलब ये पब्लिक सर्वेंट कौन होंगे, पुलिस वाले होंगे। तो अगर किसी आदमी को, ठीक है ना, आपका इसमें टॉर्चर कंप्लेंट मिलती है तो उसकी एफआईआर डाल दी है, और एफआईआर डाल दी गई है, तो जिसमें एफआईआर में जिसका पुलिस वाले का नाम है, ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट हो गया।
तो उसको किसी भी तरह की एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया। ऑथर ये कह रहा है कि ये इट वाज नॉट रीजनेबल, ये रीजनेबल या उचित नहीं था, क्योंकि बहुत सख्त कानून हो गया है, ठीक है। फिर ऑथर कह रहा है कि बेल कैन बी रिफ्यूज इन एप्रोप्रिएट केसेस, वो तो आज भी प्रावधान है कि बेल जो है उचित केसेस में मना की जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए अलग से क्यों बनाना। बट एक्सक्लूडिंग एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, लेकिन किसी इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने ऐसा बनाया कानून तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एफआईआर उसके खिलाफ ही होगी जिसने इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे इसने टॉर्चर का इस्तेमाल किया, तो उसको इसमें से एक्सक्लूड कर देना, उसको इसमें से बाहर कर देना, ठीक है। तो फिर वो कैसे काम करेगा कि जो आपका संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगलिंग एवरी डे टू मीट द चैलेंज ऑफ इमर्जिंग क्राइम, नए नए क्राइम सामने आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए जो संघर्ष है वो कर रहा है, उनको उन चुनौतियों से वो कैसे सामना करेगा। आपने तो वो तो डर के मारे करेगा ही नहीं कि मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ और मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई तो मेरा तो करियर चौपट हो गया, मेरे को एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी, फिर मेरे को नहीं मिलेगी, मेरे को सॉरी जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। और वो ऑथर कह रहा है कि दे आर स्ट्रगलिंग एवरी डे टू मीट द चैलेंज ऑफ इमर्जिंग क्राइम, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रॉम अवेलिंग सच एन अपॉर्चुनिटी शैल बी नो लेस देन पुटिंग हिम ऑन द बिगेस्ट पेडेस्टल ऑफ मिस्ट्रस्ट। और इसका अर्थ ही हो गया, ऐसा नहीं करने से अगर आपको उसको इस अवेलिंग सच एन अपॉर्चुनिटी, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी को उसको हम ऐसे अवसर को जो सबको लागू है, सबको है और उसको नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिसट्रस्ट के हाईएस्ट पेडल पे उसको रखेंगे। हाईएस्ट पेडल का अर्थ, पेडेस्टल का अर्थ होता है ऊंचाई, ऊंचा स्थान, लेकिन ये इसको उसने टॉन्ट में बोला है, ठीक है। टॉन्ट में कैसे कि उसको आपने एक मिसट्रस्ट के पेडेस्टल पे बिठा दिया है, यानी आपका बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। एंटीसिपेटरी बेल तब मना करते हैं जब ये लगता है कि ये विटनेसेस से और दूसरे उनसे छेड़खानी करेगा, तो भी तो नहीं देते आप, तो सबको दे रहे हो, इसको नहीं दे रहे हो, कितनी खराब बात हो जाएगी। आप उन चैलेंज से कैसे निपटेगा। और उसे ही पता लग रहा है, इसका फिगरेटिव अर्थ ये है बच्चों, पुटिंग ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ मिसट्रस्ट का अर्थ हो गया आप उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना, वो ट्रस्ट करने के योग्य नहीं है। तो एक पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर ट्रस्ट करने के योग्य नहीं है, आप उसको योग्य नहीं मानोगे, तो अपनी ड्यूटी कैसे निभाएगा। ओवरऑल सब मिला के द प्रपोज बिल वॉज नॉट आ रिफॉर्मेटिव वन। दूसरा, जब भी कोई बिल बनता है वो रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, मतलब सुधार मतलब बिल में नहीं, मतलब पूरी कानून व्यवस्था का सुधार उसमें नज़र आना चाहिए। दिस बिल वॉज नॉट रिफॉर्मेटिव, ऐसे नहीं, पहली व्यवस्था से इसको और सुधार किया गया। इट वॉज वेग, ये वेग था, अनक्लियर था, हार्श था, कठोर था और रेट्रीब्यूटिव इन नेचर था, प्यूनिटिव था। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेट जो है, ठीक है ना, आपका वो बदला ले रही हो पुलिस वालों से, ये था। अब ऑथर कह रहा है इन 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिट किया दैट इट वाज सीरियसली कंसिडरिंग द 273rd रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। वो उसको सीरियसली कंसिडर करने की कोशिश कर रही है, सोच रही है, विचार कर रही है। और उस लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, दैट रिकमेंडेड रेटिफिकेशन ऑफ द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन, इसको प्रोनाउंस करना इनह्यूमन, इनह्यूमन का तो अमानवीय, इसका अर्थ होता है क्रूर, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। तो ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, एक आपका एक उन्होंने प्रावधान रखा है, तो उसको सीरियसली वो रेटिफाई करने की सोच रही थी। आप जो इसको कन्वेंशन को रेटिफाई कर, साइन तो आपने कर रखा है, इस पर लिखा हुआ है आपके कैट वॉज साइन। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय कोई कन्वेंशन, कोई रूल बनता है, तो पहले सब लोग उसमें साइन करते हैं और उसके बाद में उनको समय दिया जाता है और बाद में उसको रेटिफाई करते हैं। रेटिफाई करने का अर्थ है पुष्टि करना। आपने अगर पुष्टि कर दी है तो अब आप बाध्य हो गए हो उन कानूनों को मानने में। तो ये प्रक्रिया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत ने साइन तो कर दिया, कैट वाज साइन बाय इंडिया बट इज़ येट टू बी रेटिफाइड। हमारे देश ने उसकी पुष्टि अभी नहीं की है। पुष्टि नहीं की है तो उसके प्रावधान आप पे लागू नहीं होंगे। हाउएवर एक्सेप्ट फॉर मैन डिस्क्रिपेंसीज, ऑथर कह रहा है कि भाई छोटी मोटी कमियां हो सकती है हमारे प्रिवेलेंट लॉ में। प्रिवेलेंट लॉ का अर्थ होता है वो लॉ जो अभी वर्तमान में लागू है, एग्जिस्टिंग,
यहाँ पर प्रिवेंट का अर्थ होता है एग्जिस्टिंग। ये सब वर्ड्स आपको आने चाहिए आराम से बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए ना। प्रिवेंट लॉ इन इंडिया इज़ एडिक्वेट, और वो सही भी है, पर्याप्त है। और ये कैट का मतलब सारा ही है, ध्यान रखना, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर, ये पूरा लंबा छोड़ा, ये इसको कैट कहा गया ना। तो इसके जो प्रोविजंस है प्रावधान के अनुसार, इन ट्यून विद का मतलब क्या अनुसार, इन ट्यून विद का अर्थ होता है इनकंसिस्टेंट विद। जब ये सब है तो फिर आपको नए कानून की आवश्यकता कहाँ है, ये बताइए आप। तो ऑथर के कहने का मतलब यही है कि भैया जो आपके कैट है उसके अनुसार भी है, ठीक है, छोटे मोटे उसमें डिस्क्रिपेंसीज कहीं हो सकती हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ उसने, ऑथर ने, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अब रूट कॉज क्या है, उसके जो मूल जो प्रॉब्लम का जड़ है, जड़ में क्या है, देखें क्या बोला है। अब वो कह रहा है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपक गुप्ता, अभी जो रिटायर हुए, वो सेड दैट वी फर्स्ट नीड टू इम्प्लीमेंट द लॉ एज वी हैव इट। सबसे पहले जो कानून हमारे पास में है उसको हमको क्रियान्वयन करना, उसको उतारना है, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट करना, उसको क्रियान्वयन करना। द इन्वेस्टिगेशंस, द प्रोसिक्यूशंस आर नॉट फेयर, दिस मस्ट बी रेक्टिफाइड। कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, और जो प्रोसिक्यूशंस हैं, जो आपकी कानून की जो प्रक्रिया है वो फेयर नहीं है, वो उचित नहीं है, तो उनको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है। दिस मस्ट बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाई कर ठीक करना वो गलत हैं, टू करेक्ट। अगर मैं आपको कहूँ कि आई हैव रेक्टिफाइड ऑल योर मिस्टेक्स, तो मैंने आपकी सारी गलतियाँ सुधार दी हैं, रेक्टिफाई करना है उनको, ये ठीक नहीं। ही सेड, ये एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्ट करता है आपका एनकरेज करना, सबको एक तरह से ये कहना कि ऐसा किया जाए। एग्जॉर्ट करता होता है टू एनकरेज समबडी डू समथिंग, इन ए फोर्सफुल वे। ऐसे हिज फादर एग्जॉर्टेड हिम टू वर्क हार्ड, ऐसे बोल सकते हो आराम से आप, ठीक है। इसका नाम हो जाता है एग्जॉर्टेशन, किसी को ऐसी प्रेरणा करना, तो प्रेरणा आपकी हो जाएगी एग्जॉर्टेशन, लेकिन फोर्सफुल वे में, ठीक है। तो उसने कहा वो एग्जॉर्टेड द पुलिस, तो उसने पुलिस को एक बहुत फोर्सफुल तरीके से बोला ऐसा करने के लिए, दैट द पुलिस नीड टू बी ट्रेन बेटर। दैट्स राइट, मेरा भी ये विचार है कि पुलिस की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये 3rd डिग्री टॉर्चर करना ये पुराने ज़माने की है, आजकल इतने ढीठ हो गए, उनको मार मार के निकाल नहीं सकते। आजकल नई टेक्निक है, उनका प्रयोग करके आप उनसे सच उगलवा सकते हैं, ठीक है। हालांकि हर एक का आप नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि डेंजरस होता है, किसी की जान जा सकती है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो एक ड्रग दी जाती है, मैं नाम भूल गया उसका, वो ड्रग क्या करती है कि आपकी इमेजिनेटिव पावर को ख़त्म कर देती है, लेकिन वो डेंजरस है, इसे हर एक को नहीं दी जा सकती है। क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, बहुत अच्छा सा, कभी नाम आएगा तो बता दूंगा आपको किसी और वीडियो में। तो वो जब ड्रग देते हैं ना, तो आदमी की इमेजिनेटिव पावर ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो सच बोलता है। तो मेरा ऐसा सोच है कि कल ऐसी कोई ड्रग बना ले जो ख़तरनाक नहीं हो। ये ड्रग इतनी ख़तरनाक है कि किसी को दोगे ना आपका, तो हमेशा के लिए पागल भी हो सकता है और मर भी सकता है। इसलिए बहुत कम जो है नार्को एनालिसिस टेस्ट में ये ड्रग दी जाती है। लेकिन खास कल्पना करो कि कभी ऐसी ड्रग बन जाए, बन सकती है। अल्ट्रावायलेट रेज हैं, बहुत डेंजरस हैं, हम पे पड़ेंगे तो हमारी स्किन पे कैंसर हो जाएगी। इसी को तो वो ओजोन के लेयर रोकती है। लेकिन अब मैं कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कई साइंटिस्ट ने ये इसको अल्ट्रावायलेट रेज को ऐसे बना दिया गया है कि जो वायरस मार देगी, ये कोरोना वायरस भी मार देगी, लेकिन वो ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर ऐसा हो गया फिर तो बहुत ही सहूलत हो जाएगी। अल्ट्रावायलेट रेज इसको मारने के लिए बिल्कुल सक्षम है, लेकिन अगर आदमी पड़ गया रेज तो आदमी को कैंसर हो जाएगा स्किन का, पता ना आप। तो कल ऐसी कोई ड्रग बन जाए, ठीक है ना, कि जिससे आदमी को नुकसान ना हो लेकिन वो सच बोल दे, तो कितना आसान काम हो जाएगा, पुलिस की ज़रूरत भी नहीं। फिर आप ड्रग दी हो और एक कोर्ट के अपने जज साहब है वो बयान नोट कर लें और उसको कानून में परिवर्तन कर दें। अभी जो है एक व्यक्ति का खुद के खिलाफ दिया गया बयान कोर्ट में अमान्य होता है, दैट इज़ नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो इसलिए नार्को एनालिसिस टेस्ट में दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, लेकिन उसके आधार पर जब दूसरी आप तहकीकात करते हो, आगे इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो आपको उसके बारे में
अपराध के बारे में जानकारी मिलती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे, तो उन्होंने दीपक गुप्ता साहब ने बोला है सबको, ठीक है ना, उन्होंने सबको ये उत्प्रेरित किया है कि सबको ट्रेनिंग बेटर हो, अगर अच्छी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अब क्या है, द टेम्परेचर का तो होता है कि भाई 3rd डिग्री लगाओ तुरंत बता देगा। तो जो टेम्परेचर है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन सही हो जाएगी, मैंने रिपोर्ट फाइल करनी है, ये तो कई दिनों को बताएगा नहीं है, इसको ठोको, और ठोकने के चक्कर में कभी ज़्यादा ठुक जाता है, या गलती से गलत जगह पे चोट लग गई तो आदमी मर सकता है। तो ये दीपक गुप्ता साहब ने ये बोला है कि जो टेम्परेचर है, जो लालच है, थर्ड डिग्री इस्तेमाल, 3rd डिग्री समझते हो ना आपका, मतलब माराकुटी अपराधियों की, तो ना आप उसको साइंटिफिक स्किल से रिप्लेस किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो साइंटिफिक स्किल्स दूसरे इस्तेमाल करो और उससे आप, ठीक है ना, उसका सच उगलवाओ, ठीक है ना, होना भी चाहिए। जैसे वो आपका एक लाइट डिटेक्शन टेस्ट है, लेकिन वो भी 100% प्रूफ नहीं होता है उसका, वो साइंटिफिक है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, तो ये साइंस है, उनकी ट्रेनिंग चेंज करो। ये डंडे वाला जो है काम, अब दुनिया में चली गई, आपका रॉकेट का टाइम है, आप डंडे कहाँ चला रहे हो, ठीक है। तो साइंटिफिक स्किल्स का इस्तेमाल करो सच का पता करने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन को सुधारो, इंट्रोगेशन की मेथड को सुधारो। ये दीपक गुप्ता साहब ने ये कहा है, जो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ठीक है। दस द नीड ऑफ द आवर, इसलिए समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर मीन समय की मांग है, ठीक है, कि हम प्रॉब्लम की रूट कॉज पे, जो उसकी जड़ है, जो समस्या की जो जड़ है, उस पर अटैक करें, स्ट्राइक करें, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम, एंड इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशंस टू ब्रिंग इन नेसेसरी रिफॉर्म्स। और जो अलग अलग कमीशंस हैं, ठीक है ना, आपका उनके द्वारा सुझाए गए, उनके द्वारा जो सिफारिशें हैं उनको लागू करें, ठीक है, ताकि आवश्यक जो है सुधार किए जा सकें। आई होप कि ये आपको समझ आया बच्चों। मैंने अपनी कोशिश तो की है, मेरी कोशिश को 100% नहीं होती है, मेरा अपना प्रयास है, तो इसको इस्तेमाल करें, जो सब आपको कराएंगे उनको भी इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो इस लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उसको, ठीक है, वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।